नमस्कार, मैं रंजीत सिंह फाइनेंशियल एडवाइजर्स के प्रॉब्लम के आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में या फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ करनी है तो आपको इस बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम महसूस होते हैं आपके पास में उन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होने चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं और ये एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के जितने भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसमें से कई सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें देने वाले हैं। इनका नाम है मिस्टर हितेश चनियारा। हितेश चनियारा के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। हितेश जी गुजरात के राजकोट शहर के बगल में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है केशोद। एक बहुत ही छोटा सा गांव है और इस गांव में रहकर इन्होंने इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की है। इनके गांव के ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंश्योरेंस के बिजनेस में काम करके एक गांव में इन्होंने अपनी एक मर्सिडीज खरीदी। इन्होंने टीओटी भी किया है, ये कॉर्पोरेट क्लब मेंबर भी रहे हैं। इस साल इन्होंने एमडीआरटी कर लिया है और करीबन 27 सालों से ये इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलाता हूँ हितेश चनियारा जी से। हितेश जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हितेश, थैंक यू रंजीत जी, सो नाइस ऑफ यू टू सी वंस अगेन। सेम हियर। सो हितेश जी, आज के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ में पुणे शहर से करीबन 4 इंश्योरेंस एडवाइजर जुड़े हैं और ये इंश्योरेंस एडवाइजर आपसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी इंश्योरेंस एडवाइजरी के बिजनेस रिलेटेड कुछ सवाल पूछने वाले हैं और आपको जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देना है। बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं उसको सेटिस्फाई करूं। तो चलिए अब मैं इनको बुलाना चाहूंगा। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर दिलीप कुमार इंगोले। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर नितिन मोने। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर नितिन कुलकर्णी जी, नीचे वाले हैं। कुलकर्णी जी, आपको जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देना। दिलीप कुमार इंगोले है। मैं 20 साल तक जनरल इंश्योरेंस में काम किया हूँ। जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस अच्छी तरह से कर सकता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में 2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं हो रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैं पहले तो आपको अभिनंदन देना चाहूंगा कि आप जीआईसी से, एलआईसी से या तो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हैं और ये बिजनेस शुरू करने के लिए 2 साल से कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से करने के लिए ट्राई भी कर रहे हैं और आप अभी हमारे साथ है। बहुत ही अभिनंदन आपको। मैं 27 साल से हूँ और मेरा सबसे अच्छा बढ़िया दोस्त है रमेश दामानी कलकत्ता से, जो जनरल इंश्योरेंस का काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। ओके। तो वो कहते हैं जनरल इंश्योरेंस में लोग का डिमांड है, लेकिन मैं कन्विंस इसलिए करता हूँ लोगों की, अभी मेडिक्लेम है, कार का इंश्योरेंस है, तो लोग आपको क्लेम के बारे में जब पूछते हैं तो आप बता सकते हैं उसको कि ये क्लेम तो हो जाएगा भैया, कैसे भी हो जाएगा, क्योंकि ये सब हुआ है तेरे साथ, लेकिन ये तू होने के बावजूद ये क्लेम सेटल कर पाएगा, लेकिन कल तू नहीं रहेगा तो फैमिली का क्या होगा, वो सोच के तू लाइफ इंश्योरेंस पहले करवा ले। ये आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, बात होनी चाहिए आपकी बातों में, तब जाके वो कन्विंसिंग हो सकेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस सबका डिमांड है। वो लोग सोचते हैं कि ये करना जरूरी है और लाइफ इंश्योरेंस नहीं सोचते, तो वही बात का 35% देते हैं। करेक्ट। तो वो कन्विंस करने के लिए आपके पास वही जो इंस्ट्रूमेंट है जीआईसी का, आपके पास तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है 20 साल का, तो उसी का एक्सपीरियंस से आप उसको एक के बाद एक ऐसा शॉट लगाओ सन्नी देओल की तरह कि ये हथौड़ा है, एक बार पड़ जाता है तो वो मतलब ऐसा डायलॉग बोलता है, सामने वाला जस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही आप भी अपना जीएससी का एक्सपीरियंस यूज करें और सबको आर्ग्यूमेंट से ये बताओ, कन्विंस करो कि अगर मेडिक्लेम है पापा का, फादर का या भाई का, तो ये सेटल हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तू है तो सब हो जाएगा, लेकिन पापा फादर का और तेरा इंश्योरेंस नहीं है लाइफ का, तो क्या तकलीफ होगी तेरे फैमिली को, कभी सोचा है क्या? ये आर्ग्यूमेंट करके आप उसका लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट आर्ग्यूमेंट इन जनरल इंश्योरेंस, that anything can happen, then you can secure your property, you can secure your health, you can secure your car,
property and everything, then why not you are important, then why you are not insured? This is the first argument. I think so. Yes. Isn't it? कुमार जी, हितेश जी का कहने का मतलब ये है कि आपका पर्पस जो है लाइफ इंश्योरेंस क्यों बेचना है, इसका पर्पस आपने जो है अभी तक क्लियर नहीं किया। अगर उस पर्पस को आप अपने सामने रख लेते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, अगर ये डिफरेंस आपके सामने आ जाते हैं और लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस आपको समझ में आ जाता है जो हितेश भाई ने बताया, तो आप जो है बहुत ही कन्विक्शन के साथ लाइफ इंश्योरेंस भी बेच पाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया हितेश जी, बहुत बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और दिलीप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये प्रश्न पूछा। चलिए अब मैं आना चाहूंगा नितिन मोने जी के पास। नितिन जी, अब आप जो है अपना वीडियो ऑडियो चालू कीजिए। मैं पुणे से हूँ और अभी 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ सर कि ये बिजनेस रिस्पेक्टेडली कैसे करते हैं आप? गुड क्वेश्चन। रियली शानदार प्रश्न है, क्योंकि लोग ये इसको रिस्पेक्टफुल मानते नहीं, हमको रिस्पेक्टफुल बनाना पड़ेगा। वी आर द फाइनेंशियल डॉक्टर्स। अगर कोई डॉक्टर को रिस्पेक्ट देते हैं तो हमको भी देना चाहिए। तो व्हाट वी आर सेलिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। हम लोगों के फैमिली का जो फाइनेंशियल वित्तीय प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बेचते हैं, उसका नीड को, उसके गोल को पूरा करते हैं। तो वो रिस्पेक्टफुली हमको सम्मान करके हमारे से हमारी वित्तीय सेवा का लाभ ले, ऐसा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरी समझ से, कि हमको प्रोफेशनल बनना चाहिए। हमको पूरी नीड जो है हमारे क्लाइंट की, वो हमको जानकारी होनी चाहिए कि क्या नीड है मेरे क्लाइंट की, उसका गोल क्या है, उसका फाइनेंशियल गोल जो भी होता है वो फुलफिल करने के लिए हमको करेक्ट एडवाइस देने का रोल करने के लिए हमको पूरा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। सब प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ये सब मेरी सोच से मैं बता रहा हूँ आपको, शायद काम आ जाए। दूसरा, हमारा खुद का रिस्पेक्टफुल बनने के लिए हमको हमारा खुद का ब्रांडिंग करना पड़ेगा। हम एक ब्रांड है। इंश्योरेंस इसलिए नहीं सेल हो रहा है कि वो अच्छी कंपनी की अच्छी प्रोडक्ट है। मैं समझ रहा हूँ कि इंश्योरेंस इसलिए बिक रहा है कि हम खुद उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और इसलिए बेच रहे हैं कि हमारे क्लाइंट की नीड, उसके गोल, उसका फाइनेंशियल जो भी रिक्वायर्ड है, पेंशन का, बच्चे का मैरिज का, उस एजुकेशन का, फैमिली के बच्चे का जो एजुकेशन, वो सब रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम हम उसको इस तरह से देंगे सॉल्यूशन कि वो लोग हमको पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि हम इंश्योरेंस बेचने के लिए जाते हैं, ना ही उसके सॉल्यूशन को बेचने के लिए, सॉल्यूशन को क्लियर करने के लिए। तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म हमको करना पड़ेगा हमारे बिजनेस में, तो वो सब लोग हमको रिस्पेक्ट देगा। मेरे को बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है। बहुत ही अच्छे एजेंट को मैं जानता हूँ, लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारे धंधे में हमारे प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल होना चाहिए, तभी होगा, ऐसा मेरा मानना है। इज इट क्लियर सर? यस सर। और दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये आती है नितिन मोने जी, कि सबसे पहले तो मुझे अपने आप को रिस्पेक्ट देनी होगी। मुझे अपने आप को ये समझाना होगा कि ये बिजनेस कितना रिस्पेक्टफुल है। पर्पस अगर मेरे दिमाग में क्लियर है तो मैं अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करूंगा, और वही रिस्पेक्ट जब मैं दूसरों के सामने जाता हूँ, जो रिस्पेक्ट मैंने अपने आप को दी है, वही रिस्पेक्ट मुझे लोगों से भी मिलती है। नो डाउट आपको बहुत प्रोफेशनल होना पड़ेगा, अपने आप को बहुत सिखाना पड़ेगा। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको सबसे पहले अपने पास रखने पड़ेंगे, है ना। हितेश जी, आपका वीडियो तो चालू रहने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नितिन मोने जी, और अब मैं बुलाना चाहूंगा नितिन कुलकर्णी जी को। नितिन कुलकर्णी जी, या मैं नितिन कुलकर्णी पुणे से हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में 8 साल से काम कर रहा हूँ, और आज तक मेरा 4 MDRT पूरा हो चुका है। तो मैं बेसिकली चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग पे ज्यादा मेरा स्पेशल सब्जेक्ट रहता है। तो मेरा सर से एक सवाल ऐसा था
कि लोगों को उसका नीड्स मालूम हो जाता है, पॉलिसी का, इंश्योरेंस का भी इम्पोर्टेंस मालूम हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा पीरियड होने की वजह से बीच में कुछ प्रॉब्लम, ये जो इसका प्रॉब्लम, जो हेल्थ का प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से पॉलिसी बीच में छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं ये। तो जो उसका बेनिफिट हम उनको देना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उसके लिए हम क्या सोल्यूशन उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो पहले से सोचते हैं कि ये लॉन्ग पीरियड है तो हम निकालेंगे नहीं। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है हितेश जी। सर एकदम एकदम जेन्युइन है। मैं तो मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आने से ही हम अपना परफेक्ट एडवाइस दे सकेंगे हमारे क्लाइंट को और पार्टी को, क्योंकि यही जरिया है। आप लोगों का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को जब मैं जो भी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो भी उसके फाइनेंशियल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तभी मैं क्लियर कर दूं कि ये प्रोडक्ट का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो आपको 25 साल, 20 साल या तो 15 साल भरना है। अगर ये दिक्कतें होगी इन फ्यूचर तो भी आपको ये प्रीमियम कंटिन्यू रखना है। अगर आप कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे तो आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैंने दिया है ये प्रोडक्ट, उसका आपको लॉस भुगतना पड़ेगा। ये मैं पहले ही दिन क्लियर कर देता हूँ। ये कोरोना पीरियड में अभी 2 साल में बहुत सारे लोगों का इनकम बंद था सर। अभी यस, उस टाइम पे ऐसे हो गए। तब जो प्रॉब्लम तो सबको आती है और हमको भी आती है, तब उसको ये मानना चाहिए कि ये प्रायोरिटी किसको देना है। हर एक पॉलिसी में लोन अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड में उसका वो विड्रॉल इम्पोर्टेंट जो भी करना चाहते हैं वो प्रायोरिटी किसको देना है। एसआईपी को कट करके इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना चाहते हैं तो हम विड्रॉल करने की एडवाइस दे सकते हैं। अगर नहीं है तो LIC में लोन भी दिलवा सकते हैं। जी सर। और बोरो भी करवा सकते हैं। और हम फाइनेंशियल एडवाइजर है, पहले साल 35% लेते हैं और रिबेट नहीं देते हैं। तो उस क्लाइंट का वो पीरियड में, कोरोना के टाइम में या नोटबंदी के टाइम पे, हमको उसको थोड़ा उधार बोरो भी देना पड़ेगा तो दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते उसका टाइम संभालना हमको आना चाहिए। yes, अगर एक बार ऐसे टाइम पे हम उसको मदद कर देंगे या परफेक्ट एडवाइस के साथ उसको मदद कर देंगे तो वो अपना इंश्योरेंस का प्लान कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल yes, रखेंगे। और हमने जब मदद की है तो 10 रेफरेंस भी देंगे। यस करेक्ट सर। तो रेफरेंस लेने के लिए भी ऐसे ही टाइम का हमारे को अपॉर्चुनिटी देख के उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सही एडवाइस देनी चाहिए। 1-2% तो मिलेंगे कि उसका सर्कमस्टेंसेस इतना खराब है कि हमारी मदद करने के बावजूद भी वो कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, तब उसको आश्वासन देके छोड़ के और धंधे में अच्छे लोगों के साथ फिर कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि 1-2% ऐसे रहेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट। तो उसको भगवान के भरोसे नहीं, हम शुभेच्छा के साथ उसको उसकी हालत पे थोड़ा मदद करने के बाद फाइनेंशियली जो भी कर सकते हैं वो करके छोड़ देना चाहिए। हमको फोकस रखना चाहिए न्यू बिजनेस पे, रिन्यूअल पे, रिवाइवल पे और उसको हेल्प करने पे। यस ओके सर। Isn't it clear? Yes, Can yes, you sir. understand Clear, sir. what I am Yes, saying? नितिन Clear, जी sir. एक थोड़ा सा इसमें एडवाइस में ऐड करना चाहूंगा। जिस प्रकार से जब हम एरोप्लेन से जाते हैं तो हर बार आपने देखा होगा कि हर पैसेंजर के सर के ऊपर एक पैराशूट होता है, बराबर। इस समझ के साथ कि एरोप्लेन जो है वो सही सलामत ही जाने वाला है, लेकिन फिर भी उसमें एक पैराशूट दिया ही होता है। उसी प्रकार से जब भी आप किसी कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं तो आप उसका ये प्लानिंग करिए कि कल को अगर ऐसी मुसीबत आती है तो ऐसे केस में क्या आप कैसे इसका प्रीमियम भरोगे। तो एक अगर लॉन्ग टर्म में आई तो आप लोन ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में आई तो आपका कुछ और ऐसा लिक्विड इन्वेस्टमेंट भी करा दो या म्यूचुअल फंड में करा दो या लिक्विड इन्वेस्टमेंट करा दो जिसमें से इन केस ऑफ इमरजेंसी वो पैसा भर सके। ये प्लानिंग आपको करनी है। यस सर, यस। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर हुआ तो क्या, तो इसका प्लानिंग आपने करना है। यस सर। इस समझ के साथ कि जिस प्रकार से एरोप्लेन में प्लानिंग होती है उसी प्रकार से आपने भी इसकी प्लानिंग करनी है कि कल को कोरोना जैसा पीरियड आ गया तो आप क्या करेंगे। करेक्ट। तो कुछ पैसा लिक्विड फंड में कर लीजिए। अगर उसमें नहीं सवाल पूछा तो आपने तो उसको बताना है, सर ये आया तो ये कैसे, ये तो डूबने जैसी बात हो गई। इसका प्लानिंग आपने करना है। दिस इज माय सजेशन टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रश्न के लिए। अब मैं आना चाहूंगा मिस्टर भागवान जी के पास। भागवान जी, मुख्तार अहमद भागवान जी, बोलिए। मैं पूना से हूँ।
और करीबन 22 साल हो गए मैं LIC से जुड़ा हुआ हूँ, और उसके साथ साथ करीबन 10 साल से मैं हेल्थ इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेडिक्लेम पॉलिसी। तो ये मेरा काम तो दो कैटेगरी में चलता है अभी। मतलब एक जो समाज की एक जो मिडिल कैटेगरी है, तो मिडिल कैटेगरी में मेरा बिजनेस ज़्यादा हुआ और वहाँ पे मैंने बिजनेस भी अच्छा किया। लेकिन वहाँ से थोड़ा शिफ्ट होने की कोशिश किया मैंने हायर लेवल पे, तब मुझे रिबेट की दिक्कत आ गई। जो हायर लेवल के जो लोग हैं वो ज़्यादा करके रिबेट मांगते हैं। फिर रिबेट में मांगने का एक कोई लिमिट होना चाहिए, महीना 2 महीने का। 6 6 महीने का रिबेट मांगेंगे तो अपने जेब से पैसे लगाएंगे तो ये लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे भी या नहीं करेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन उसमें हम लॉस में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वो उनको कैसे टच करना है, उनको क्या सजेशन देना है, वो कुछ मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। पूरे वर्ल्ड में ये रिबेट वाला प्रॉब्लम है, आपको एक को नहीं दिक्कत, मतलब सबको ये फेस करना पड़ता है। तो आप कोई अलग नहीं है कि जो फेस कर रहा है। यस सर। दूसरा, what to do and how to overcome with this debate problem, it depend on you only। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कैसे इस डिबेट के चक्कर से बाहर आना है। आपको सबसे पहले प्रोफेशनलिज्म अपनाना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना व्यवसाय, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, रिबेट क्यों नहीं देना चाहिए, उसका पूरा रिबेट का कोर्स है, लेक्चर है, वो भी सुनना चाहिए। उसका एग्जाम्पल देना चाहिए कि अगर आपको रेलवे में जाना है, आपने वो किया नहीं है रिजर्वेशन, और फिर भी आप जा रहे हैं रेलवे में, और टीटी के साथ सेटिंग करके आपको अगर हो गया आपका टिकट, वो भी करप्शन देके, तब आप टीटी को गालियां देंगे या उसको शांति से धन्यवाद करके जाएंगे अपनी सीट पर? तो वो गाली ही देगा कि कितना पैसा ले लिया, दुगना ले लिया, आधा ले लिया। तो आपको मैं वही गालियां दूं और फिर आपका पॉलिसी करूं तो ठीक रहेगा कि आपको विदाउट रिबेट आपको अच्छा एडवाइस देके आपको अच्छा पॉलिसी करवाओ? ये सब समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देके बात करना पड़ेगा। नहीं वो है सर, लेकिन वो क्या बोलता है, अरे तू नहीं देता है तो कोई और देगा। अरे नहीं, समझ लो, एक ही आदमी था जिसको मैं जानता हूँ, उसका नाम था P. अब्दुल कलाम, जो साइंटिस्ट थे। मेरे पिताजी भी साइंटिस्ट थे, मेरे पिताजी थे एस्ट्रोनॉमर, खगोल विज्ञानी। और P. अब्दुल कलाम को मैं इसलिए सैल्यूट करता हूँ कि आपकी कम्युनिटी में, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लीडर अगर कोई है जिसको सैल्यूट कर सके, वो P. अब्दुल कलाम है। यस यस। तो वो जैसे संजोगों में निकला वैसे ही हर बच्चा निकल रहा है, लेकिन वो हमारे राष्ट्रपति और साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने। यस यस। तो दिक्कतें सबको आती है, आपको भी आ रही है, मेरे को भी आ रही है। yes, तो उसका प्रैक्टिकल रास्ता निकाल के उससे ओवरकम होना है, उससे बाहर आना है। दूसरी बात, वो ऐसे क्लाइंट को छोड़ दो, पूरा 150 करोड़ का आबादी है इंडिया का। यस yes, उसमें आपको 200 बंदे, इसीलिए मैं मिडिल लेवल के जो लोग हैं ना, आप कोई भी लेवल में जाओ, शिप करो, कोई भी सेगमेंट में काम करो, HNI में जाओ, नीच में जाओ, लेकिन आपको ऐसे लोगों को पकड़ना है जिसके पास बहुत पैसा है और आपको उसको कन्विंस कर सको कि इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है, मैं आपके फैमिली के लिए आया हूँ। और आप रिबेट के चक्कर में पड़ेंगे तो आप किसी से भी ले लीजिए, लेकिन मैं आपका फाइनेंशियल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो वो बात करने के लिए आपके साथ आया हूँ। रिबेट नहीं देता मैं, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। या तो आप 1 या 2 हफ्ते में सेटल करके जो भी करना है आपको, बराबर, इट्स डिपेंड ऑन यू। यस। अभी हर आदमी मांगेगा तो हर आदमी को तो आप नहीं दे पाएंगे। बराबर। या 1-2% को देंगे, या तो 100% को तो नहीं सेटिस्फाइड करेंगे। नहीं। तो किसको सेटिस्फाई करना है, कितना करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसका फाइनेंशियल लेवल भी मुझे देखना पड़ता है कि भाई ये जाके कल को पे करेगा ये कि नहीं, क्योंकि वो भी देखना पड़ेगा ना सर। क्योंकि अगर किसी को रिबेट देना है, देखना है जब रिबेट देंगे तब देखना। हाँ वही ना, रिबेट देना है तो ये बंदा सही में आगे कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं, वो भी स्टडी करना पड़ता है। एथिकली रिबेट देना गुनाह है। गुनाह है। और आज तक इंडिया में कोई रिबेट दे नहीं रहा। यस।
रिबेट की वजह से किसी की एजेंसी टर्मिनेट नहीं हुई? नहीं सर। ऑन द रिकॉर्ड किसी का एजेंसी रिबेट की वजह से टर्मिनेट नहीं हुई? नहीं हुआ है। तो मतलब रिबेट कोई दे नहीं रहा। आज तक मेरे जो क्लेम सेटलमेंट का रेशियो जो है वो 100% है। मेरा एक भी क्लेम आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो आपको रिबेट देना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्म छापना है फीडबैक के लिए अपने क्लाइंट के साथ और बांटना है कि आपका और मेरा जब से इंश्योरेंस का रिश्ता हुआ है उस दिन से आज तक आपको मेरी कौन सी सर्विस से अनसेटिस्फाइड हुए या कौन सी सर्विस। अच्छा, वो आप फीडबैक ले लीजिए, फिर बोलिए आपको रिबेट पसंद है कि सर्विस पसंद है। बराबर, एग्जैक्टली। तो मैं फीडबैक के आधार पे आपके साथ ये बात साझा करूंगा कि आप मेरे को ऐसे कस्टमर दीजिए जिसको रिबेट नहीं सर्विस चाहिए। बराबर, नहीं ऐसा लेना चाहिए। फीडबैक लीजिए, फिर Feedback बात लेना। कीजिए। ये आपको बहुत कुछ कह दिया मैंने कि कैसे रेफरेंस लेना है, कैसे रिबेट नहीं देना है। आप जब हम सर्विस इतने साल कर रहे हैं तो लोगों का फीडबैक अभी तक हमने लिया नहीं है कि मेरी सर्विस आपको कैसे लगती है। आपने नहीं लिया? मैंने नहीं लिया है। भगवान जी अभी लीजिए। भगवान जी आपको फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से आपके सामने 3 एक्सपीरियंस रखता हूँ। 1990 में या कुछ करीबन 1985 में ऐसा दौर था कि अमिताभ बच्चन भी जो है पिक्चरों में बहुत ज्यादा हिट थे, धर्मेंद्र भी जो है बहुत ज्यादा पिक्चरों में हिट थे और एक कुछ स्ट्रगल एक्टर आते थे जो स्ट्रगलिंग करते थे। अमिताभ बच्चन को पिक्चर में साइन करने के लिए प्रोड्यूसर जो है पैसा जमा करते थे, पैसा जमा करते थे। जब उनके पास 1-2 साल में 1 करोड़ रुपए जमा हो जाता था तो वो उनकी फीस देते थे और उनसे पिक्चर में काम कराते थे। धर्मेंद्र से बात करने के लिए लोग जो है वो सीधा सीधा बोल देते थे कि भाई साहब मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब आएगा तब मैं आपको दे दूंगा। और स्ट्रगलिंग एक्टर को बोलते थे कि भैया आप हमें पैसा दो, हम आपको पिक्चर में काम करते हैं। इट इज यू कि आपको क्या बनना है, आप किस प्रकार से काम करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अमिताभ बच्चन बन के काम करना है, धर्मेंद्र बन के काम करना है या वो स्ट्रगल एक्टर की तरह बन के काम करना है। अगर आप लोगों की बात मान जाते हैं तो आप धर्मेंद्र हैं, आप दे देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बातों पे अपने काम पर इतने बेस्ट हैं, अड़े हुए हैं कि भैया मुझे तो रिपीट देनी नहीं है, एट द सेम टाइम रिपीट देनी नहीं है, एट द सेम टाइम आई एम डूइंग द बेस्ट जॉब इन द इंडस्ट्री, तो कौन किसकी हिम्मत है आपसे रिपीट मांगने की। अमिताभ बच्चन को बिना 1 रुपया कम दिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी, ऐसा मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, सुना था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इन तीनों किस कैटेगरी में, इन तीनों में से किस कैटेगरी में काम करना है। रंजीत जी, धन्यवाद। Can I add one more thing? या प्लीज। इकबाल का शेर है, यहाँ मैं बताना चाहूंगा सब लोगों को जो सुन रहे हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या, बता तेरी रजा। ये एकदम ही परफेक्ट होता है ये शायरी आपके इस प्रश्न के लिए। बहुत बहुत बढ़िया मुख्तार भगवान जी एंड हितेश जी, आपने भी सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से रखे और इस प्रोग्राम को बहुत वैल्यूएबल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्तार जी। मैं आपके पास फिर से आऊंगा और हितेश जी मैं आपके पास भी फिर से आऊंगा। और अब हम आ गए हैं इस प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव में और मैं इस पड़ाव में आपको ये बताना चाहता हूँ कि BITV ने गुरुकुल नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है और ये गुरुकुल प्रोग्राम ये बोलता है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर के इस प्रकार से जितने भी प्रॉब्लम है ये सारे प्रॉब्लम्स को गुरुकुल बहुत ही प्रैक्टिकली सॉल्व करता है और एट द सेम टाइम उसके बिजनेस को बढ़ाने में भी प्रैक्टिकली काम करता है। तो चलिए अब ये गुरुकुल क्या है इसके बारे में हमारे साथ में जो गेस्ट जुड़े हैं उनसे हम प्रश्न पूछते हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके मन में क्या प्रश्न है गुरुकुल के बारे में। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार जी, आपका वीडियो ऑडियो चालू कीजिए और आप पूछिए मुझसे कि गुरुकुल को लेकर आपके मन में क्या प्रश्न आता है जब मैंने आपको ये बात बताई है गुरुकुल के बारे में। सर, गुरुकुल का प्रोग्राम ठीक लग रहा है, लेकिन ये who will give the training? Sorry? Who will give the practical training for this group? And what will be the fees? क्या फीस होना चाहिए, क्या रहेगा फीस उसमें से? चलिए फीस पे तो हम थोड़ा एंड में आएंगे, लेकिन प्रोग्राम कैसे चलता है मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए गुरुकुल ये जो कॉन्सेप्ट है ये दरअसल एक स्टडी सर्कल है। दिस इज स्टडी सर्कल। स्टडी सर्कल में आपने देखा होगा कि मेरे ही एरिया के 4-5 लोग हम लोग मिलते हैं, हफ्ते में एक बार मिलते हैं या 10 दिन में एक बार मिलते हैं और हम अपने एक दूसरे के नॉलेज को एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाट वी डू इन स्टडी सर्कल।
तो स्टडी सर्कल का फॉर्मेट तो यही है, लेकिन हमने इसके दायरे को बढ़ा दिया, हमने इसे इंटरनेशनल स्टडी सर्कल बना दिया। तो अब इस स्टडी सर्कल में, इंटरनेशनल स्टडी सर्कल में पूरे विश्व में जितने भी ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो हिंदी भाषा जानते हैं, वो स्टडी सर्कल को जुड़ सकते हैं। अब इस स्टडी सर्कल में होता क्या है, कैसे प्रैक्टिकली आपके लिए स्टडी सर्कल काम करता है, तो इसकी मीटिंग हर महीने में 2 बार होती है। जिस प्रकार से इस महीने जो है एक पहली मीटिंग जो है वो पूना में होने जा रही है, जो कि 4 घंटे की होती है, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। और हम जो है सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स को यहाँ पर अपने बिजनेस आइडियाज किस प्रकार से वो काम करते हैं वो बताने के लिए यहाँ पर उनको समय देते हैं, और वो अपने बिजनेस आइडिया काम करने के तरीके बताते हैं। फिजिकली हम पूना में हमने एक होटल बुक किया, वहां पर मिलने वाले हैं। ये पहली मीटिंग में हम नॉलेज लेने का, यानी कि आपको नॉलेज देने का काम करते हैं। लेकिन उसी महीने में हमारी और एक मीटिंग होती है जहां पर पूना में जितने फाइनेंशियल एडवाइजर गुरुकुल के हैं उन्हें आपस में मिलना होता है, फिजिकली मिलना होता है, और यहाँ पर जो आपने नॉलेज लिया है वो आपको वहां पर नॉलेज देना होता है। तो जो नॉलेज लिया लेकर घर पे बैठना नहीं है, वो नॉलेज आपको दूसरी मीटिंग में एज ए स्पीकर, एज ए ट्रेनर वो नॉलेज देना है। तो आपको तैयारी करके आना होगा, उसको प्रैक्टिकली अपने शरीर का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि वहां पर आपको जो है एज ए ट्रेनर, तो आपको एक बार ट्रेनी बनना है और एक बार ट्रेनर बनना है। ये हर महीने होगा, तो आपको हर महीने ट्रेनर बनाया जाएगा और आपको नॉलेज देना भी है, और इसी प्रकार से हमने एक आपको हर महीने प्रोस्पेक्टिंग कर सके, आपके प्रोस्पेक्ट हर महीने बढ़ने चाहिए, इसके लिए हमने एक टूल बनाया है, और वो टूल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जब आपकी पूना की मीटिंग में आएंगे। कैसे हमने क्या टूल बनाया है और उस टूल की मदद से आपको हर महीने प्रोस्पेक्ट आपके पास सामने से आएंगे, ऐसा एक टूल तैयार किया है जो पूना की मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिकल कैसे है मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की है। मैं आना चाहूंगा नितिन मोने जी के पास। नितिन जी सर, मेरे को ये पूछना था कि ये प्रैक्टिकल वर्ड थोड़ा सा क्या रहेगा, मतलब प्रैक्टिकली कैसा रहेगा वो? देखिए नितिन मोने जी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रैक्टिकल ये ऐसे है कि आप क्या करते हैं, हर ट्रेनिंग में जाते हैं, आप नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। नॉलेज लेने से देखो, नॉलेज जो है ना, वो हमको नॉलेज जब लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में आता है, और दिमाग की जो मेमोरी है ना वो बहुत शॉर्ट है, और दिमाग का काम बहुत है, उसे हर नई चीज को अपने अंदर लेना है, और अंदर लेने के लिए उसे पहली वाली चीज को निकाल के बाहर फेंकना होता है। आप समझ रहे हैं? ये हमारे माइंड का काम है, उसको हर नई चीज को लेना होता है। तो मेमोरी अंदर जगह कम है, तो जो अंदर मेमोरी है उसको बाहर फेंकना होता है। तो नॉलेज लेने से वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं बना। हम दूसरी और एक मीटिंग करा, तो महीने में 2 मीटिंग होती है, एक में आपको नॉलेज देते हैं और दूसरे में आपने जो नॉलेज लिया है उसे एज अ ट्रेनर लोगों को देना होता है। तो ये प्रैक्टिकली क्योंकि आपने पूरी तैयारी की है और तैयारी करके लोगों को दिया है नॉलेज, वही नॉलेज दिया है जो नॉलेज मिला है, तो फिर वो जो है आपके शरीर का हिस्सा बनता है। जिस प्रकार से ड्राइविंग आपने जो सीखी है वो दिमाग में नहीं डाली, उसको प्रैक्टिकली किया आपने, तब जाके वो आपके अब शरीर का हिस्सा बनी है। अब गाड़ी चलाते वक्त आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप गाड़ी चलाते हैं, आपका शरीर चलाता है। उसी तरीके से नॉलेज को भी आपके शरीर का हिस्सा बनाने के लिए हमने दूसरी मीटिंग रखी है, जहां पे दूसरी मीटिंग में आप सीखते नहीं, आप सिखाते हैं। इसके अलावा हमने आपके प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक टूल क्रिएट किया है, जिससे कि आप हर हफ्ते नए नए लोगों को, हर महीने नए नए लोगों को अपने साथ में जोड़ते रहते हैं, नए नए लोग आपके साथ आके जुड़ते हैं। अब ये टूल क्या है, ये नया है, इसको अनाउंस हम पूना में करने वाले हैं। हमारी ये महीने 15 तारीख को पूना में गुरुकुल का एक 4 घंटे का सेशन होने वाला है। हर महीने ये 4 घंटे का सेशन होता है, यहाँ पर होने वाला है। चलिए मैं आपके पास फिर से आऊंगा। नितिन कुलकर्णी जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। So first thing is very nice session, और जो गुरुकुल का जो कंसेप्ट है आपका, ये बहुत ही बढ़िया है। मेरा आपसे एक सवाल ऐसे है, सवाल बोले तो ऐसे है कि इसमें से आप जो बोल रहे कि मीटिंग्स ऑफलाइन हो गए या ऑनलाइन हो गए, तो ये मुझे दिख रहा है कि ऑफलाइन हो गई अभी जो मीटिंग है पूना में, तो उसमें से अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि जो हमने कुछ नॉलेज लिया है, अगर हम लोगों को बांटते नहीं तो अपना नॉलेज बढ़ता नहीं है, तो अपने पास ही रहते। ये बात बहुत अच्छी है कि हम उसको लोगों को बांटेंगे तो अपना भी नॉलेज बढ़ेगा और लोगों तक हम पहुंच सकेंगे उससे ज्यादा। तो ये जो पूरा जो ऑल ओवर इंडिया या आप बोल रहे हैं, तो ये पूरा साल में कैसे चलेगा, एक थोड़ा सा मुझे ये आइडिया नहीं आ रहा है।
देखिए इसमें ये टोटल जो है वो 10 महीने का ये एक एंगेजमेंट रहता है हमारा। ये 10 महीने का एक एंगेजमेंट रहता है। 1 साल में 10 महीने का एंगेजमेंट रहता है। तो 10 महीने में 10 हमारी गुरुकुल के सेशन होते हैं। हर महीने में एक गुरुकुल का सेशन होता है जहां पर हम आपको ज्ञान देने का काम करते हैं। लेकिन और ये सेशन जो है ये तो ऑफलाइन होगा, जैसे आपने बताया। किसी एक शहर वालों के लिए ऑफलाइन होगा, किसी एक शहर वालों के लिए ऑफलाइन होगा, बाकी के लोगों के लिए ऑनलाइन होगा। जैसे हम पूना में आ रहे हैं तो पूना में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ ऑफलाइन होगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जितने लोग हैं वो हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़ने वाले। तो सिर्फ 10 मीटिंग में से एक मीटिंग आप ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं, बाकी आपको ऑनलाइन अटेंड करनी होती है। मैं पहले मीटिंग बोल रहा हूँ, महीने में 2 मीटिंग्स होती है। पहले मीटिंग में हम ज्ञान देने का काम करते हैं। दूसरी मीटिंग आपकी फिजिकल, आपके शहर के लोगों के साथ में आपको फिजिकली मिलना होता है, जिसमें VITV आपके साथ जुड़ता नहीं है। सिर्फ आपके शहर में जितने, हर शहर में, ऑल ओवर इंडिया में हर शहर में, उस शहर में जितने लोग हैं उनको दूसरी मीटिंग में किसी के ऑफिस में फिजिकली मिलना होता है और वहां पर एक दूसरे को उनको एज ए स्पीकर स्पीच देनी होती है। ओके, नाइस। और उसे रिकॉर्ड करके ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है और VITV के पास आती है, और फिर जो सबसे बढ़िया जो सबसे बढ़िया स्पीच देता है, हर ग्रुप में जो सबसे बढ़िया स्पीच देता है, उस स्पीच को VITV एडिट करके VITV के चैनल पर पब्लिश भी करता है। इस प्रकार से ये पूरा 10 महीने जो है वो हर महीने दो मीटिंग होती है। एक मीटिंग में ज्ञान देने का काम होता है, एक मीटिंग में ज्ञान लेने का काम होता है, देने का काम होता है। एक में लेने का, एक में देने का। ये पूरे 10 महीना तक चलता है और ये 1 साल का कोर्स होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए भागवत जी, अब आपके पास आना चाहूंगा, आपके मन में क्या प्रश्न है? सर जी, मुझे ये जो ट्रेनी का मतलब ट्रेनी बन के नॉलेज लेना है और ट्रेनर बन के नॉलेज को लोगों के सामने कैसे मतलब उनको एक्सप्रेस करना, मतलब बताना है एक्सप्रेशन आपने उनको क्या नॉलेज लिया और क्या हम कितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा। मुझे तो ये कंसेप्ट अच्छा लगा है, लेकिन इसके फीस के बारे में थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता था। चलिए, मैं आपको इसमें एक एंगेजमेंट आपका कितना होगा वो भी बता, कितने आवर्स का ये सेशन चलता है वो भी बताता हूँ। देखिए, महीने में 2 बार आपको हमारे साथ में जुड़ना है। तो एक बार जुड़ना है जब आपको ज्ञान लेना है, और एक बार आपको इसमें टाइम देना है जब आपको ज्ञान देना है। महीने में 2 बार देना है। तो एक शनिवार को, जनरली हमने ऐसे शनिवार आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो अल्टरनेट सैटरडे हमने रखा है। तो अल्टरनेट सैटरडे को पहला, हर महीने का दूसरा सैटरडे सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको ज्ञान लेने का काम करना। तो हर महीने का दूसरा सैटरडे, ये चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कभी कोई त्योहार आ जाए। तो जनरली ये हर महीने का दूसरा सैटरडे सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको ज्ञान लेने का काम करना। उस सैटरडे के एक हफ्ते बाद दूसरा जो सैटरडे फ्राइडे आता है, उस फ्राइडे को आपको जो है आपके शहर के जितने भी लोग जो है उन्हें फिजिकली किसी के ऑफिस में मिलना है, और फिर वहां पर हर किसी को एक दूसरे को जो सीखा है वो ज्ञान देने का काम करना है। वो 1.5 घंटे की मीटिंग होती है। तो 4 घंटा महीने में ये देने का काम करना है और 1.5 घंटा जहाँ पे आपने देने का काम करना है। तो करीबन पूरे महीने में आपको 4 और 1.5 5.5 घंटे का आपको समय देना होगा, जो आपको यहाँ पर इसमें देना होता है। बाकी के समय आपको अपने घर ही बैठ के जो है, क्योंकि आपको डिलीवर करना है स्पीच, तो घर पे बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, इसका फीस कितना है आपने पूछा, तो इसका जो 10 महीना यानी कि साल भर का जो इसका कोर्स है, जो आपका एंगेजमेंट हमारे साथ में है, इसकी फीस हमने 12,000 रुपए रखी है। 1 साल की फीस हमने 12,000 रुपए रखी है। लेकिन अभी इस वक्त 15 तारीख को हमारा सेशन होने वाला है आपके पुणे में, उस 15 तारीख तक हमने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा है, बहुत बड़ा अर्ली बर्ड ऑफर रखा है, और वो ये है कि 12,000 रुपए का ये जो पैकेज है हम सिर्फ 7,000 रुपए में दे रहे हैं। 7,000 रुपीज में साल भर का पैकेज दे रहे हैं। लेकिन अब ये जो हमने हॉल बुक किया है, ये जो 3 स्टार होटल बुक किया है, इसकी कैपेसिटी 40 जनों की है। सिर्फ 40 जनों के लिए प्रोग्राम करेंगे। लेकिन पहले 30 जनों को हम एक और बड़ा ऑफर दे रहे हैं, और वो ऑफर ये है कि अगर आप ये 30 जनों में आते हैं और इसका एनुअल पैकेज आप बाय करते हैं, तो हम आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो फ्री में बना के देंगे 3,000 रुपए की वैल्यू का। तो आपको 3,000 रुपए की वैल्यू का एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी फ्री में मिलता है, अगर आप पहले 30 जनों में आते हैं।
और आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। आप घर पे सोए हुए हैं फिर भी वो हजारों लोगों के पास में जा सकता है, और आप जो जानकारी लोगों के पास जाके देते हैं वो जानकारी आपका वीडियो देने का काम करेगा। सो ये हमने अभी 15 तारीख के पहले जो है ये ऑफर रखा है, 12,000 की चीज 7,000, और सिर्फ 30 जनों के लिए हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो वर्थ 3,000 का फ्री ऑफ कॉस्ट बना के। तो दिस अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अपना वीडियो ऑडियो चालू कर लीजिए, और किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर मुझे एक पूछने का था आपसे बोलिए। कि ये जो मीटिंग हमारी हो जाएगी उसमें से हम कुछ एजुकेशन जो प्रोडक्ट जो होते हैं, जो स्टडी मटेरियल, जो कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे या सिर्फ मीटिंग हो जाएगा, ऐसे उसमें कुछ क्या है? देखिए ये स्टडी सर्कल है, इसमें जो नॉलेज का आदान प्रदान वो ये है, ये बहुत स्पेसिफिक है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमारे साथ में पूरे वर्ल्ड से जैसे कि इस बार जो हमारी पूना में मीटिंग हो रही है तो हमारे साथ में एक कुवैत के एक बहुत कामयाब इंश्योरेंस एजेंट हमारे साथ में एज ए स्पीकर जुड़ने वाले। तो ये लोग क्या बताएंगे यहाँ पर, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है। कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्योरली बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। भाई मेरे काम करने का तरीका क्या है, मैं किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मेरा ये आइडियाज है। तो हम 4 चीजों पर इस पर काम करते हैं, और हमने ऐसा आइडेंटिफाई किया है कि 4 पिलर है आपकी कामयाबी के लिए, और इन 4 पिलर को अगर आप अच्छी खाद देते हैं तो आप कंटिन्यूस ग्रो करते हैं। क्या पिलर है? तो पहला है कंटिन्यूस नॉलेज। अगर आप कंटिन्यूस नॉलेज लेते, कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा नहीं एक बार लिया उसके बाद 8 महीने बाद, नहीं, कंटिन्यूस नॉलेज अगर मैं लेता हूं। नंबर 2, मैं कंटिन्यूस मोटिवेट होता रहता हूं। नंबर 3, मैं कंटिन्यूस कंपटीशन में रहता हूं। और नंबर 4, कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग होती रहती है। और यही 4 पिलर पर गुरुकुल में हम काम कर रहे हैं। हम आपको कंटिन्यूस नॉलेज देते हैं, और आपके सामने नॉलेज देने के लिए वही लोग होते हैं जो आपकी तरह काम कर रहे हैं, आपके माहौल में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे खराब माहौल में काम कर रहे हो, लेकिन आपसे ज्यादा तरक्की कर ली है, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। ये कंटिन्यूस करते रहते हैं, कंटिन्यूस नॉलेज, कंटिन्यूस मोटिवेशन, और साल भर हम आपको एक कंपटीशन में रखते हैं। तो कंपटीशन में रहते हैं, कंपटीशन में रहने से एनर्जी 10 गुना और बढ़ जाती है। और चौथी चीज, हमने एक ऐसा टूल तैयार किया है जिसकी मदद से अगर आप उस पर अच्छे से काम करो तो हर हफ्ते आपको नए नए लोग जो है वो मिलते रहेंगे, भर भर के लोग मिलते रहेंगे। इस प्रकार से हमने एक टूल तैयार किया है। अगर आपने उस पर काम किया तो आपके पास लगातार सामने से लोग आपके पास आते रहेंगे, प्रोस्पेक्टिंग होती रहेगी, फिर उसको प्रोस्पेक्ट को फिर आप बातचीत करके उसको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ये 4 चीजों पर हम लगातार काम करते रहते हैं, और क्योंकि ये 4 चीजों पे काम होता रहता है, इसके लिए आप लगातार ग्रो भी करते हैं। यस करेक्ट सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। आई थिंक मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हितेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना समय निकाला। हितेश जी आपने कई सारे प्रश्नों के उत्तर को हैंडल किया, हर प्रश्न का उत्तर आपने बहुत ही वैल्यूएबल दिया। और अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास आना चाहूंगा, और दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए आज के इस प्रोग्राम में हमने बहुत ही वैल्यूएबल डिस्कशन की है। तो क्या डिस्कशन की है? तो हमने कई सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के पास इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने गुरुकुल के बारे में चर्चा की, किस प्रकार से एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से एक इंश्योरेंस एजेंट अपने बिजनेस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे लेके जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल में लाइक माइंडेड लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनाकर उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता है। प्रोस्पेक्टिंग को कैसे बढ़ा सकता है, इस प्रोजेक्ट पर हमने चर्चा की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है, आपको लगता है कि ये मेरा एक दोस्त है, ये मेरा एक इंश्योरेंस एजेंट है जो इस प्रकार की सोच का व्यक्ति है और वो इस मॉडल में बहुत अच्छे से फिट हो सकता है, आप उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके मन में गुरुकुल को लेकर अगर कोई प्रश्न है, या आपके पास कोई आइडिया है, या आपके पास कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें शेयर कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, VITV कम्युनिटी का हिस्सा बहुत सारी चीजें हम हर दिन शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ में मिलकर
ये सब चीजें हमारे साथ कीजिए। कैसे बनेंगे आप कम्युनिटी का हिस्सा? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, VITV कम्युनिटी का हिस्सा बने, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वो सभी लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है, उनके पास मैसेज नहीं जाता है। चैनल के सब्सक्राइबर तो है लेकिन नए वीडियो का मैसेज उनके पास नहीं जा रहा है। तो एक बार चेक कीजिए कि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, इसका मतलब हमारे वीडियो के मैसेज आपके पास नहीं आ रहे हैं। उसे दबाकर हमारे वीडियो के मैसेज भी आपके पास आते रहे, आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि हमने एक नया वीडियो रिलीज किया है, इसलिए बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।